साइंस सीकर्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं जैसे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड उसके बाद हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े। कौन कौन से? थॉमसन का जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड्स, और इन दोनों की हमने लिमिटेशंस भी पढ़ी। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना था बोहर्स मॉडल, जिससे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि दो ऐसी डेवलपमेंट्स थी जिनकी वजह से बोहर्स मॉडल आया, और वो थी एक डुअल नेचर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, एंड जो सेकेंड था वो था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम दो टॉपिक करेंगे, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एंड नेक्स्ट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आज की क्लास में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप प्लीज़ जाइए और उन्हें देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट तो करना ही है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर टॉपिक से। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की। किसी भी एटम की कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल का यूज़ करके विच इज़ एक्स, और इसके सुपरस्क्रिप्ट में ए लिखा जाता है और सबस्क्रिप्ट में जेड, और ये दोनों इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे जो ये ए है ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, और ये जो जेड है सबस्क्रिप्ट में ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर ए से शुरू होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ऊपर वाली साइड लेफ्ट टॉप पे मास नंबर एंड नीचे एटॉमिक नंबर। अब किसी भी एटम में प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, और किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो वी कैन से एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स होते कहाँ प्रेजेंट? न्यूक्लियस में। इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज़ फर्दर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। और एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स, और इन दोनों के लिए कलेक्टिवली एक टर्म यूज़ की जाती है न्यूक्लियॉन्स। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। यहाँ मैंने बताया ना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। सो मास नंबर हमारा इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, यहाँ पे हमने बताया है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है कि ब्रोमीन है जिसका एटॉमिक नंबर है 35 एंड मास नंबर है 80। तो इसमें पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन्स बताओ, प्रोटॉन्स बताओ या न्यूट्रॉन्स बताओ। तो इसमें हमारे प्रोटॉन्स कितने होंगे? Z एटॉमिक नंबर विच इज़ 35, एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल है। ये एटम न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स इसमें 35 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें न्यूट्रॉन्स पूछ लेंगे। अब हमको पता है कि ये जो मास नंबर है ए, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन हमको पता है कितने हैं 35, एंड इसका मास नंबर हमको पता है 80 है। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। सो न्यूट्रॉन विल बी 80 माइनस 35 विच इज़ इक्वल्स टू 45। अब ये तो था न्यूट्रल एटम का। मान लो हमसे पूछा है S-2 16 32। इसमें हमको बताना है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स हो जाएंगे 16,
अब अगर न्यूट्रल होता तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से लिए हैं। नेगेटिव चार्ज डिपिक्ट्स की इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, इतने से इसमें ऐड हो जाएंगे तो, और ये हो जाएंगे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन विल बी 32 - 16 विच इज़ 16। अब लास्ट क्लास में हमारा ये लास्ट टॉपिक था कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से बोहर मॉडल ऑफ एटम आया था। तो वो हमारी 2 डेवलपमेंट्स थी। पहला था डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और डुअल कैरेक्टर में क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दोनों तरह का कैरेक्टर शो करती हैं, वेव लाइक एंड द नेक्स्ट इज़ पार्टिकल लाइक। और जो हमारी सेकेंड डेवलपमेंट थी वो थी रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आज की क्लास में हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पैरामीटर्स की। हम रिवाइज करेंगे वेव के कुछ पैरामीटर्स। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। तो हम वेव को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एंड x एक्सिस के अलॉन्ग टाइम। और फिर हम वेव को रेस्ट पोजीशन से देखते हैं कि किस तरह से ऑसिलेट कर रही है। इसको बोलते हैं क्रेस्ट एंड इसको बोलते हैं ट्रफ। और हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो रेस्टिंग पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसमें वेव ऑसिलेट करती है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो ये हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। सो वी कैन से एम्पलीट्यूड इज distance from rest to crest, and the second parameter is wavelength। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ। जैसे ये हमारा ट्रफ है और ये ट्रफ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा होता है वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। और ये जैसे क्रेस्ट है, यहाँ पे एक और क्रेस्ट होगा, तो ये क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारी वेवलेंथ होगी। और इसके अलावा वेवलेंथ हम ये भी बोल सकते हैं कि एक वेव जब एक ऑसिलेशन पूरा करती है, जहाँ से शुरू हुई, ये इसने ट्रफ बनाया एंड देन क्रेस्ट, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारा वेवलेंथ ही होता है। नाउ द नेक्स्ट इज वेव नंबर। नाउ वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस। अब अगर मैं वेव को देखूं तो ये लैम्डा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें मेरी कितनी वेवलेंथ्स हैं, एक वेवलेंथ है। तो लैम्डा डिस्टेंस में मेरी है एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है, तो यूनिट डिस्टेंस में होगा अपॉन लैम्डा। सो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। नाउ द फोर्थ इज पीरियड ऑफ वेव। दिस टाइम पीरियड ऑफ वेव इज डिनोटेड बाय टी एंड इट इज द टाइम टेकन टू मूव थ्रू वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मीन्स एक पूरा ऑसिलेशन में जितना वेव को टाइम लगा उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ वेव एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टी। नाउ द नेक्स्ट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, एंड दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ये होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। मतलब वेव नंबर और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वही रिलेशन है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम का। सो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू से, एंड दिस इज ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। इट मीन्स म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। अब एक और रिलेशन है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। तो ये जो हमारा रिलेशन बनता है ये होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू, या फिर म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, जहाँ पे सी जो है वो है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, और ये होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बात हुई हमारे वेव के पैरामीटर्स की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जब भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं अंडर एक्सेलरेशन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। और ये चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब भी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड देन ट्रांसमिट करेगा।
और ये ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और यही जो वेव्स हैं इन्हें ही कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ये जो प्रोपगेशन है, उनका प्रोपगेशन है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोपगेट करेंगे इस डायरेक्शन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जैसे अगर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब इनका जो प्रोपगेशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है मूव करेंगी, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेंगे। अब इन वेव्स की खास बात ये होती है कि इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड सब सेम होता है। ये सब सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव का भी एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव का भी। इनमें डिफरेंस बस ये है कि बस ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती हैं। इन वेव्स की खास बात है कि इन वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये बहुत टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, और अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर अलग अलग वेवलेंथ है तो इनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी भी होगी, और ये अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी अलग अलग हैं, ये साथ में मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहाँ डिफरेंट रीजन का डिफरेंट नाम है। जैसे हमारी होगी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड रेज, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ होती रहेगी इस ऑर्डर में। जैसे रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी होती है अराउंड 10⁻6 हर्ट्ज़, ये ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में यूज़ होती हैं। माइक्रोवेव का रीजन होता है अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज़, एंड देन इंफ्रारेड अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज़, इसके आसपास की फ्रिक्वेंसी होती है। 10⁻15 हर्ट्ज़ के पास एक छोटा सा रीजन होता है जो विजिबल रीजन कहलाता है। इसमें विजिबल रेज होती हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे वाइट लाइट हमारी 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, 7 कलर्स, तो वो आते हैं हमारे विजिबल रीजन में, जो हमने पढ़ा है विब क्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अल्ट्रा वायलेट रीजन जो सन्स की रेडिएशन में भी होती हैं रेज, अल्ट्रा वायलेट, वो होती है अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज़ पे। देन 10⁻18-19 के अक्रॉस जो होती है हमारी एक्स रेज, और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे जैसे 10⁻22, 23, 24 ये होती है हमारी गामा रेज। वेवलेंथ विजिबल रीजन की होती है हमारी 400 to 750 नैनोमीटर्स। अब अगर हम विजिबल रीजन की बात करें तो इसमें हमको पता है हमारे होते हैं 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। सो यही रीज़न है पूरे स्पेक्ट्रम में जो हमारा विजिबल रेंज में लाई करता है। अब एक क्वेश्चन होता है कि वाई वी सी थिंग्स। अब इस फिनोमिना में भी क्या होता है कि जो विजिबल लाइट है वो किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है, उससे रिफ्लेक्ट करती है, एंड देन हम उस चीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि कोई जो चीज़ है वो एटम से मिलकर बनी है, और एटम के बीच का बहुत सारा स्पेस जो है वो एम्प्टी है, बीच में न्यूक्लियस है, बाकी बहुत सारा स्पेस जो एम्प्टी है। तो जो विजिबल लाइट है वो इस जब एटम्स पे पड़ती है, जैसे हम चीज़ें देख पा रहे हैं, जैसे ये स्केच पेन है, ये पेज है, तो ये इन एटम्स से पास नहीं हो पाती एंड देन रिफ्लेक्ट करती हैं, एंड देन रिफ्लेक्शन के थ्रू ये हमको चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। और अगर ये रेडिएशन इस एटम को पार कर जाती तो शायद ये हमको चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो किसी भी रेडिएशन को किसी चीज़ से पास थ्रू होने के लिए इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है
वो स्मॉल होनी चाहिए, शुड बी स्मॉलर देन स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी नहीं होती कि वो इस एटम के न्यूक्लियस से पास थ्रू हो सके, और इसीलिए वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। अब यही बात तो हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वेव नेचर की, और इसका दूसरा नेचर होता है पार्टिकल लाइक नेचर। तो आखिर ये कैसे पता चला? अब वेव नेचर ने बहुत सारे फिनोमिनास तो एक्सप्लेन कर दिए, जैसे डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, और कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो पाई, और वो ऑब्जर्वेशंस थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द थर्ड इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करता है। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो हायर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करता है। जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हायर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा, और उसका कलर जो है वो रेड से चेंज होता रहेगा। वो डार्क रेड होगा, देन वाइट होगा, एंड देन ब्लू। अब ये तो बात थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं। अब मान लो कोई सॉलिड है और उसके ऊपर हम रेडिएशन डाल रहे हैं, तो क्या होता है कि थोड़ी सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी सी उस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड थोड़ी सी ट्रांसमिट हो जाती है। अभी कोई भी सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि फुली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते रेडिएशन को। वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा ट्रांसमिट कर देते हैं। ये रियलिटी में होता है। लेकिन आइडियली एक ऐसी बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फ्रिक्वेंसीज, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी जो हर फ्रिक्वेंसी की लाइट को एमिट करे एंड एब्जॉर्ब करे, उसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी। और ये बॉडी जिस रेडिएशन को एमिट करेगी, द रेडिएशन एमिटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सारी ऑर्डिनरी बॉडीज़ जो हैं वो कुछ फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर देती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ट्रांसमिट कर देती हैं। हर फ्रिक्वेंसी की लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये आइडियली है, आइडियल बिहेवियर है किसी बॉडी का, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए और एक ग्राफ प्लॉट किया गया किस किस के बीच में, रेडिएशन की इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के ऊपर, जो कि नैनोमीटर में थी। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा था कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही थी एंड इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई एंड देन डिक्रीज़ हुई। वेवलेंथ इंक्रीज़ के साथ इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पीक तक इंक्रीज़ होती रही एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो इन एक्सपेरिमेंट से कुछ फैक्ट्स निकल के आए, जो कि थे कि जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम था ये डिपेंड करता था ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका? ऑब्जेक्ट का। ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जबकि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है उसके ऊपर ये स्पेक्ट्रम डिपेंड नहीं करता था। सेकेंडली, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो इसकी जो एनर्जी एमिट की बॉडी ने वो भी ज़्यादा की, मतलब इट एमिट्स मोर एनर्जी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था तो जो पीक वेवलेंथ थी ब्लैक बॉडी की वो शॉर्टर होती जा रही थी। जैसे ये टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर पे हमको पीक वैल्यू यहाँ पे मिली, जबकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और ये ग्राफ हमको मिला, ये प्लॉट हमको मिला, तो इसकी पीक वैल्यू इसके कंपैरिजन में पहले ही आ गई थी। इट मीन्स उसकी जो पीक वैल्यू है लैम्डा की वो कम हो गई, वो बिकम दैट पीक वैल्यू बिकम शॉर्टर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था कि ये जो स्पेक्ट्रम था ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ये लेफ्ट में बहुत स्मॉल था, कि बिल्कुल स्मॉल वैल्यू आ गई थी ग्रेजुअली।
जबकि यहाँ पे इस वाली साइड में अगर ये पूरा ग्राफ में प्लॉट करती तो ये वैल्यू बहुत दूर तक जा रही थी और बहुत कम वैल्यू लैम्डा की आ रही थी वेवलेंथ की। इट मीन्स लेफ्ट साइड में ये जो वेवलेंथ थी बहुत शॉर्ट थी, और वेवलेंथ शॉर्ट का मतलब है कि इस साइड पे फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी। तो स्पेक्ट्रम लेफ्ट हैंड साइड में हायर फ्रिक्वेंसी की साइड शिफ्ट हो रहा था एंड वेवलेंथ जो थी वो बहुत स्मॉल हो रही थी। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे इनको हमारी क्लासिकल थ्योरी, वो थ्योरी इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करते थे तो वो रेडिएशन एमिट करते थे। तो इसमें क्या होता था कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वाइब्रेट होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होंगे तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करेंगे जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाइब्रेट होते रहेंगे ना, और उससे क्या होगा कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो भी इंक्रीज़ होती रहेगी। मतलब हायर फ्रिक्वेंसी के लिए या हमारी जो इंटेंसिटी है वो हमारी इंक्रीज़ होती रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते रहेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से हमारी रेडिएशन जो है वो एमिट होंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तो क्या होगा कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती रहेगी, ये वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है ना इस डायरेक्शन में, वेवलेंथ कम होती रहेगी तो इंटेंसिटी हमारी इंक्रीज़ ही होती रहेगी, और बहुत कम वेवलेंथ पे मतलब इस साइड तो ये बिल्कुल इन्फिनिटी ही चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहेगा तो इंटेंसिटी हमारी बढ़ती ही रहेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो इंक्रीज़ होती थी एंड देन ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो गई। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी थी ये एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सो बेसिकली दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो इसके बाद हमारी आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस थ्योरी ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को एमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर। डिस्क्रीट होता है जहाँ सिर्फ कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही पॉसिबल हो, और कॉन्टिन्यूस होता है जहाँ पे हर वैल्यू पॉसिबल हो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, जिन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि ये जो एटम और मॉलिक्यूल कोई भी एनर्जी जो है वो एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में होती है, ना कि कॉन्टिन्यूस मैनर में होती है। तो प्लैंक ने एक टर्म दी क्वांटम। तो ये जो क्वांटम थी, so दिस क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी किसकी, एनर्जी की, दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और साथ ही उन्होंने एक इक्वेशन दी कि एक क्वांटम की एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच म्यू। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इस रिलेशन से प्लैंक ने बोला कि जो एनर्जी है वो NH म्यू की फॉर्म में एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, जहाँ पे n जो है वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब ये जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए। कैसे, उसको समझ ले हैं। अब इस स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, लो टेम्परेचर पे हाई वेवलेंथ रेडिएशन एमिट हो रही थी। हाई वेवलेंथ बोलो या लो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हो रही थी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ कि जो रेडिएशन है ये शॉर्ट वेवलेंथ की और हाई फ्रिक्वेंसी की, कुछ भी बोल सकते हैं ना, वेवलेंथ अगर इंक्रीज़ होगी तो ये फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो हमारी वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ये जो वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो बॉडी ने एमिट करी। अब हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जो है वो दो तरह से एमिट हो सकती थी। पहला ऑप्शन था कि लार्ज एनर्जी का एक क्वांटा रिलीज़ करे, मतलब जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा ऑप्शन था कि लो एनर्जी के क्वांटा रिलीज़ करे लेकिन वो नंबर में बहुत लार्ज हो,
मतलब लार्ज इन नंबर, बहुत सारे लो एनर्जी के छोटे छोटे क्वांटा रिलीज करें। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो ऑब्जेक्ट ने किया वो लो एनर्जी के बहुत सारे क्वांटा रिलीज किए, और इसीलिए उसकी जो वेवलेंथ है वो हायर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो गई, जबकि लोअर वेवलेंथ पे हमको बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी एकदम से डिक्रीज हो गई, क्योंकि पार्टिकल क्या चाह रहे थे कि वो हायर वेवलेंथ के बहुत सारे क्वांटा रिलीज करें। तो ये जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे ये हमारी प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर पाए, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। तो इस तरह से ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना था वो हमारा पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो पाया, और हमारा वेव नेचर से ये फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट जो फिनोमिना पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन कर पाया वो था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ जब बीम ऑफ लाइट जो है उस मेटल सरफेस पे टकराई, और इस फिनोमिना को ही बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वो थे कि जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल की सरफेस से इजेक्ट हुए जैसे ही एज सून एज बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन इट। जैसे ही मेटल की सरफेस पे लाइट की बीम स्ट्राइक की उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, मतलब स्ट्राइकिंग एंड इजेक्शन के बीच में कोई भी टाइम का लैग नहीं था। सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए इनका नंबर जो था ये प्रोपोर्शनल था टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस। और थर्ड जो रिजल्ट था कि अलग अलग मेटल्स के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी, जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये नहीं ऑब्जर्व हुआ। सो ये जो रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नॉट। और ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये इजेक्ट होते थे विद सम काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती थी, जबकि इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट से इसका कोई लेना देना नहीं। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट भी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन रिजल्ट को एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने, और इसे एक्सप्लेन किया इन्होंने बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसे एक्सप्लेन किया इन्होंने बाय यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। उन्होंने बोला कि ये जो बीम ऑफ लाइट है ये वेव ना होकर बंच ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट थे, जो जैसे ही मेटल की सरफेस पे टकराए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किए, और इन लाइट पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। उन्होंने बोला कि ये जो फोटॉन्स थे ये बहुत सारी एनर्जी के साथ इस मेटल सरफेस से टकरा रहे थे, और इसी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा था। और इन फोटॉन्स की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा होगी। तो मान लो ये जो फोटोन है ये फोटोन E इज इक्वल टू एच म्यू एनर्जी से इस सरफेस पे टकराए, और इन इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी एच म्यू नॉट, जहाँ पे म्यू नॉट इज़ द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमने बात की कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, जो अलग अलग मेटल की अलग अलग होगी। और जो बची हुई है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें तो एच म्यू थी तो एच म्यू नॉट तो इसने इजेक्ट होने के लिए ले ली, जो बची हुई है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ से जो आइंस्टाइन ने रिलेशन दी वो थी एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये रिलेशन इस तरह से भी हो सकती है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या फिर टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम ई जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस तरह कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो दो तरह से बिहेव करते हैं, वेव की तरह एंड दूसरा पार्टिकल की तरह। कहाँ ये वेव की तरह बिहेव करेगा और कहाँ पार्टिकल की तरह।
अब इस ऐसे केसेस में जहाँ पे मैटर इंटरेक्ट करता है रेडिएशन के साथ, मतलब रेडिएशन इंटरेक्ट कर रहे हैं मैटर के साथ, तो उस केसेस में हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ये देखो, ये रेडिएशन इंटरेक्ट कर रही है मैटर के सरफेस से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी। तो उस केसेस में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये पार्टिकल नेचर शो करेंगी। और जब भी रेडिएशन प्रोपेगेट करेगा तो तब ये रेडिएशन बिहेव करेंगी वेव की तरह। सो इस सब से हमको पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है वो डुअल बिहेवियर होता है। They behave like a wave and also like a particle. इसमें इतना ही हमने डिस्कस किया डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।